नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य के तहत आज हम बात करेंगे हिंदी के शुरुआती दौर की मशहूर कहानी उसने कहा था के बारे में। हिंदी कहानी ने मुंशी प्रेमचंद के दौर में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, लेकिन प्रेमचंद के आगमन से पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियाँ लिखकर हिंदी कहानी को उस प्रौढ़ता, उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां तक पहुंचना प्रेमचंद जैसे गिने चुने कथाकारों के लिए ही संभव हो पाया। सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ। अधिकांश साहित्य के इतिहासकार ये मानते हैं कि उसने कहा था कहानी ही हिंदी की वास्तविक पहली मौलिक कहानी मानी जानी चाहिए। ये कहानी हिंदी की पहली प्रेम कहानी भी है और ऐसी कहानी भी है जिसमें पहली बार फ्लैशबैक या पूर्वदीप्त शैली का प्रयोग हुआ था। फ्लैशबैक या पूर्वदीप्त शैली कहानी या साहित्यिक विधा के लेखन की शैली है जिसमें किसी पात्र की स्मृतियों के माध्यम से कथानक का विकास पीछे की तरफ होता है, यानी कोई पात्र अपनी यादों को ताज़ा करता हुआ कथानक को गति देता है। तो ऐसी ही हिंदी साहित्य इतिहास की एक बेहतरीन कहानी है उसने कहा था। कहानी की शुरुआत अमृतसर के एक चौक से, एक बाज़ार से होती है। कथानक का समय लगभग 20वीं शताब्दी के आरंभ का है, जिसे हम 1900 के आसपास का समय मान सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चींथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो बाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाहों, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चर और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और बारे वालों के बगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई चलती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है।
इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी खुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रहा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर वही मिला, दत्त। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ये है कहानी का पहला दृश्य, पहला अंक, जो कि अमृतसर के एक बाज़ार में घटित होता है। लेकिन ये वस्तुतः स्मृति है। ये स्मृति है जमादार लहना सिंह की, जो ब्रिटिश सेना में शामिल होकर जर्मनों के विरुद्ध लड़ने के लिए फ्रांस गया हुआ है। बात द्वितीय विश्व युद्ध की है और कहानी का अगला भाग इसी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में विकसित होता है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां आकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मैं और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह 3 दिन और हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाएंगे, सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मलमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झंपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी गई के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक जर्मन को नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान किया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में झाड़ा धंस गया है। सूरज निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ चंबे की बावलियों के से सोते जर रहे हैं। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। वजीरा तुसी 4 जने बाल्टियां लेके खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पैरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में
चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, अजी मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मन बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, ओए अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमाव ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बुट्टे लगाऊंगा। लाड़ी ओरा को भी बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? ओए चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। अजी देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वे सिगरेट देने में हट करती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जिससे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पैरे पर आप पैरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। नहीं, तुम न मांदे पड़ जाना भाई। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। अजी मेरा डर मत करो, मैं तो बुलबुल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोद पर मेरा सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी। सिपाही फिर से ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। अगला दृश्य। दोपहर हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह दर्द से कराहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला। कंपकंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। तुम 4 दिन से मेरे लिए। अरे हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना सिंह अपना कोट उतार जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट जीन का कुर्ता पर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई। सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय दावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है जिसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा
तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर लगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े कहाँ। याद है, पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगादारी के किले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकल गई। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर वह मैंने विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा और उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन की वर्दी पहन कर आई है। क्यों? लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। तो अब मारे गए। दावा है, सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर दावा होगा, उन पर खुले में दावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आएं, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यही है कि ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तुम तो 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकाल याशिक 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेर के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियाशलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियाशलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर दे मारा और साहब
कमीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये भी सीखा कि जगादारी ज़िले में नीलगाय होती और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माजे का लहना इतना बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांचा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विज्ञान चलाने की विद्या जान गए। गऊ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गऊ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया। तब मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। कहानी का अगला भाग सुनिए अगले वीडियो में।